Jai Hind friends, welcome to Step for Special. Today in this video we will discuss DED IDMR Paper 12 Unit 5.3 Different Approaches and Teaching Techniques of Hindi Language. आइए इसके बारे में जानते हैं। आइए अब जानते हैं यूनिट डिफरेंट अप्रोचेज एंड टेक्निक्स टीचिंग हिंदी लैंग्वेज कि किस प्रकार से अलग अलग विधियों के द्वारा अप्रोचों के द्वारा हम हिंदी लैंग्वेज को सीखने के लिए बच्चे का सहयोग कर सकते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से जो अप्रोचेज एंड टेक्निक्स हैं वह हिंदी शिक्षण में बच्चे को हेल्प करती हैं। अब यहाँ पर बताया गया है भाषा शिक्षण के उपागम। आइए इसके बारे में जानते हैं। उपागम अध्ययन पद्धति से जुड़े वे दृष्टिकोण होते हैं जो यह बताते हैं कि शिक्षण विधि में उन विधियों को कैसे समझा व समझाया जा सकता है। अब यहाँ पर जो बताया गया है कि उपागम जो टेक्निक्स होती हैं, जो मेथड होते हैं, वह किस प्रकार से किसी लैंग्वेज को सिखाने में प्रयोग करने हैं। इन सब पद्धतियों को समझाने के लिए, उनको लागू करने के लिए शिक्षण विधियों में जोड़ा जाता है और उनको पूरा किया जाता है। आइए इसमें आगे जानते हैं। फर्स्ट दिया गया इसके अंदर हार्बर्ट उपागम। आइए इसके बारे में जानते हैं। यह एक प्राचीनतम शिक्षण विधि है। इसका विकास 1898 में अमेरिका में हुआ था। अब यहाँ पर जो बारे में जो हिस्ट्री बताई गई है इसकी कि इसका जो जन्म है वह अमेरिका में हुआ था, सन 1898 में हुआ था और यह एक बहुत ही प्राचीन और प्रचलित शिक्षण विधि है। इसके जन्मदाता शिक्षा शास्त्री हार्बर्ट थे। अब यहाँ पर जो हार्बर्ट के शिष्य थे उन्होंने हार्बर्टीय पंचवर्षीय विधि को बताया है कि किस प्रकार से यह शिक्षण में बच्चों की हेल्प करती है और इसके अंदर जो लेसन होता है उसको इम्पोर्टेंट देने की बात कही गई है और यह पाठ्य योजना का केंद्र बिंदु माना गया है कि शिक्षण शास्त्र में जो हार्बर्ट हुए हैं इन्होंने पंचवर्षीय योजना के माध्यम से बच्चों को शिक्षा देने के लिए जो अपना मत है उसको प्रस्तुत किया है। आइए इसमें फर्स्ट जो इसका ऑप्शन दिया गया है उसके बारे में जानते हैं। प्रस्तावना कि किस प्रकार से बच्चे के सामने प्रस्तावना का प्रस्तुतिकरण किया जाता है। आइए उसके बारे में जानते हैं। विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का पता लगाने हेतु कि जो प्रस्तावना होती है वह किस प्रकार से बच्चे के साथ जुड़ती है कि बच्चे का जो पूर्व ज्ञान है, जो उसकी प्रीवियस नॉलेज है, उसको प्राप्त करने के लिए उसको ही आधार मानकर जो नया ज्ञान है वो बच्चे को प्रदान किया जाता है। इन सभी चीज़ों के लिए जो प्रस्तावना है वह बहुत इम्पोर्टेंट होती है किसी बच्चे को शिक्षण कराने के लिए। आगे इसमें सेकंड पॉइंट दिया गया इसमें प्रस्तुतिकरण, नवीन ज्ञान की प्रस्तुति कि किस प्रकार से जो प्रेजेंटेशन है वह करनी है, स्टार्ट करनी है और बच्चों को नए ज्ञान के साथ जोड़ना है, प्रीवियस नॉलेज के साथ कोरिलेट करते हुए। ये यहाँ पर बताया गया है कि किसी भी व्यक्ति को अगर या बच्चे को हम जब नया ज्ञान प्रदान करते हैं तो उसकी जो प्रीवियस नॉलेज है उसके साथ उसका जुड़ाव होना चाहिए। वो उसको आधार मानकर उसको कोरिलेट करके जब समझता है तो उसका जो नया ज्ञान है वह अच्छे से स्थायी रूप से रहता है, बच्चा उसको आराम से सीख पाता है। आइए इसमें थर्ड जानते हैं। तुलना, कंपैरिजन करना, पूर्व ज्ञान एवं नवीन ज्ञान की तुलना कि किस प्रकार से बच्चे को जो नॉलेज है वह प्राप्त हुई है, उन सभी आधारों को अच्छे से तुलनात्मक तरीके से जांचा जाता है कि पूर्व ज्ञान को और नवीन ज्ञान का आपस में संबंध जानते हुए बच्चे के ज्ञान के बारे में पता किया जाता है। ये यहाँ पर बताया गया है। 4 पॉइंट दिया गया है इसमें। नियमीकरण, पूर्वावलोकन। आइए इसके बारे में जानते हैं। उदाहरण के माध्यम से नियमों को समझाया जाता है कि जो भी उदाहरण होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं, उनके द्वारा हम नियमों को या फिर कोई भी स्टोरी है उसको बच्चे को एक्सप्लेन करते हैं और बच्चे को समझाते हैं। यहाँ पर बच्चे से जुड़े हुए जो भी एस्पेक्ट्स होते हैं उनको उदाहरणों के माध्यम से, उनके डाउट्स को उदाहरण के माध्यम से हल करने के लिए अग्रसर या मोटिवेट करता है। इसके बारे में बताया गया है। 5 पॉइंट दिया गया इसमें। प्रयोग अभ्यास, अभ्यास छात्रों को गृह कार्य भी दिया जाता है। अब यहाँ पर जो प्रयोग और एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं उसके लिए बच्चों को गृह कार्य, होमवर्क भी दिया जाता है ताकि बच्चे को जो क्लास में शिक्षण कराया गया है उसका पुनरावृत्ति वह घर पर भी कर सके और बच्चा ज्ञान के साथ स्थायी रूप से जुड़ सके।
ये यहाँ पर जो गृह कार्य है उसका इम्पोर्टेंट बताया गया है। यह विधि अधिक समय लेने वाली होती है एवं परिश्रम भी बहुत होता है। विद्यार्थी का दिमाग एक स्लेट खाली माना जाता है एवं सारा ज्ञान बाहर से दिया जाता है। अब यहाँ पर बताया गया कि जो इस प्रकार की विधि है यह बहुत ही समय लेती है और इसमें बहुत ही मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि इसमें जो व्यक्ति का या छात्र का दिमाग है उसको एक खाली स्लेट के रूप में माना गया है कि उसमें जो भी ज्ञान होता है वह बाहरी रूप से उसको प्रदान किया जाता है और उसको ज्ञान के साथ जोड़ते हुए अग्रसर या आगे बढ़ाया जाता है। अब यहाँ पर कुल मिलाकर कहने का अर्थ है कि बच्चे को एक खाली स्लेट के रूप में माना जाता है और उसको ज्ञान से सुशोभित करने का जो कार्य है वह इसी विधि के द्वारा करना होता है, जो कि अत्यंत ही कठिन और समय वाला होता है कि जिसके अंदर बहुत अधिक बच्चे को समय की आवश्यकता पड़ती है और अध्यापक को भी बहुत अधिक परिश्रम करना पड़ता है। आगे दिया गया इसमें, यह उपागम वर्तमान समय के अनुकूल अध्ययन नहीं कराती है। अब इस उपागम में बताया गया कि जो एट प्रेजेंट जो समय चल रहा है उसके अकॉर्डिंग बच्चों को शिक्षा या ज्ञान नहीं करवाता है, ये यहाँ पर बताया गया, क्योंकि यह प्राचीन जो एस्पेक्ट्स हैं उनके आधार पर बच्चे को जोड़ते हुए शिक्षा के मार्ग में आगे बढ़ाने की बात करता है। आइए इसमें आगे जानते हैं प्रयोजनवादी विधि। सन 1918 में अमेरिका में इस उपागम का मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों में क्रियात्मक कौशल का विकास करना है। अब यहाँ पर बताया कि जो प्रयोगात्मक विधि है, इस प्रकार का जो मेथड है यह 1918 में अमेरिका में इसका इन्वेंट हुआ था और इसमें विद्यार्थियों के जो क्रियात्मक जो कौशल है, इसके द्वारा विद्यार्थियों में क्रियात्मक कौशल को बढ़ाने के लिए बात कही गई थी कि क्रियात्मक कौशल क्या होता है, जो स्किल डेवलपमेंट है उसके बारे में बात कही गई है कि किस प्रकार से बच्चों के अंदर जो प्रयोग विधि है उसके द्वारा हम बच्चों को ज्ञान के साथ जोड़ सकते हैं कि बच्चे जितना अधिक प्रयोग करेंगे उनको जो बच्चे की जो स्किल है वह उतनी ही डेवलप होती है, यहाँ पर बताया गया है। और इस उपागम का सर्वाधिक प्रयोग इंजीनियरिंग तकनीकी क्षेत्र में भी किया जाता है कि जो प्रयोग विधि है इस विधि का प्रयोग सबसे ज़्यादा इंजीनियरिंग क्षेत्र और जो तकनीकी क्षेत्र है, प्रयोजनवाद विधि का प्रयोग सबसे अधिक इंजीनियरिंग तकनीकी जो क्षेत्र है उसमें किया जाता है कि अनेक प्रकार के जो टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए क्षेत्र है उनमें प्रयोगात्मक विधि का प्रयोग किया जाता है। उन सभी क्षेत्रों में अधिक से अधिक प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है, जो रिसर्च है उसकी आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार जो बालक है उसके अंदर क्रियात्मक कौशल का विकास बड़े ही अच्छे से होता है, ये यहाँ पर बताया गया है। आइए इसमें आगे जानते हैं इस उपागम के मुख्य चरण हैं। आइए यहाँ पर इसके कुछ पॉइंट्स बताए गए हैं, उनके बारे में जानते हैं। परिस्थिति उत्पन्न करना कि बालक को ज्ञान देने के लिए किस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न करनी है, यह सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है। इसके आधार पर ही आगे की जो क्रियाएं हैं वह करवाई जाती हैं। प्रयोजन का चुनाव करना कि जो प्रयोग किया जा रहा है, जो रिसर्च किया जा रहा है उसके लिए जो टॉपिक है उसका चुनाव करना, सिलेक्शन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि किस प्रकार का जो सिलेक्शन है वह किया जाए ताकि बच्चे को उसके अंदर इन्वॉल्व किया जाए और उनके अंदर जो स्किल डेवलपमेंट है उसके साथ क्रियात्मक कौशल है उसमें वृद्धि की जाए। थर्ड दिया गया है रूपरेखा तैयार करना, यानी कि ब्लूप्रिंट तैयार करना कि जो भी हम कार्य करने जा रहे हैं, जो एक्टिविटी हम बच्चों से करवाने जा रहे हैं, उन सभी एक्टिविटीज़ को एक ब्लूप्रिंट के माध्यम से बच्चों के सामने एवं जो प्रेक्षक है उसके सामने प्रस्तुत करना ताकि उसके लिए अच्छे से निर्णय एवं तैयारी की जा सके। इन सभी चीज़ों के लिए जो ब्लूप्रिंट है, जो रूपरेखा बनाना है वह ज़रूरी होता है। फोर्थ दिया गया इसमें क्रियान्वयन करना, यानी कि उसका जो प्रोसेस है उसको किस प्रकार से फॉलोअप में लेना है, उसको आगे बढ़ाना है। इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है इस चीज़ को ध्यान में रखना कि अच्छे से क्रियान्वयन, उसका जो मैनेजमेंट है और उसके जो नीड्स हैं उन सबको पूरा करवाया जाए। आवश्यक जो टूल होते हैं उनके लिए उस रिसर्च में, उस परियोजना में जिस भी प्रकार के मेटल का यूज़ किया जाएगा वह अच्छे से उपलब्ध हो सके। 5 दिया गया है आंकड़े निकालने एवं मूल्यांकन करना कि किस प्रकार से जो है प्रयोग किया जा रहा है उसके बेसिस पर उसका डाटा कलेक्ट करना और उसका असेसमेंट करना
कि जो हमने प्रयोग किया है उसके अंदर कहाँ तक त्रुटि है और कहाँ तक इसके अंदर जो लक्ष्य हैं उनको हम प्राप्त कर पाए हैं। इन सभी आंकड़ों को जुटाने के लिए हमें स्टेप स्टेप पर जो फ्लो चार्ट है उसका प्रयोग करना चाहिए और अच्छे से असेसमेंट करना चाहिए। 6 दिया गया इसके अंदर निष्कर्ष प्रतिवेदन। अब यहाँ पर बताया कि जो निष्कर्ष होता है, जो कंक्लूजन निकलता है प्रयोजन का, उसके बारे में भी हमें अच्छे से तैयारी करनी चाहिए कि उसका किस प्रकार से जो परिणाम है वह प्राप्त हुआ है। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए हम जो उपागम है उसको अच्छे से पूरा कर सकते हैं प्रयोजन विधि के द्वारा। आइए अब जानते हैं इसका थर्ड पॉइंट, मॉरिसन चक्रीय उपागम। अब यहाँ पर जो बताया गया है मॉरिसन चक्रीय उपागम, आइए इसके बारे में जानते हैं। 1926 में कनाडा इस उपागम को इकाई योजना के निर्माण और संचालन हेतु बनाया गया था। जनक हेनरी क्लेब मॉरिसन। अब यहाँ पर जो बताया गया है कि चक्रीय उपागम, मॉरिसन उपागम के नाम से भी इसको जानते हैं। इसका जो इन्वेंशन है 1926 में 1926 में किया गया था कनाडा में, और इसका जो संस्थापक रहे हैं वह हेनरी क्लेब मॉरिसन रहे हैं। इन्होंने इकाई योजना के निर्माण के लिए इसका संस्थापन या संचालन किया था, इनको बनाया था। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। इस उपागम का निर्माण हार्वर्ड के पंचवर्षीय उपागम एवं जॉन डेवी तथा किलपैट्रिक्स के प्रयोजनवादी उपागम पर आधारित करके बनाया। इसमें अध्यापक के द्वारा चक्रीय योजना की प्रस्तुति दी जाती है। इसमें भी इसके 5 चरण बताए गए हैं। अब यहाँ पर जो मॉरिशियस उपागम बताया गया है इसके अंदर चक्रीय विधि बताई गई है। इसका जो निर्माण है यह पंचवर्षीय जो उपागम था हार्वर्ड का, और किलपैट्रिक्स और जॉन डेवी के प्रयोग के बेसिस पर इसका निर्माण किया गया था। इसके अंदर भी जो 5 स्टेप हैं वो बताए गए हैं जिनको फॉलो करके इस उपागम को पूरा किया जाता है, इस योजना का प्रस्तुतिकरण दिया जाता है। आइए इसके बारे में आगे जान। फर्स्ट दिया गया इसके अंदर अन्वेषण, खोज करना, कि किस प्रकार से जो हमारा जो टास्क है उसको खोजा जाता है और उसको इम्प्लीमेंट के लिए तैयार किया जाता है। अब यहाँ पर सेकंड दिया गया इसका प्रस्तुतिकरण, कि जो हमारा ऑब्जेक्टिव है प्रयोजनवाद का, जो प्रयोजन का, उसका किस प्रकार से प्रेजेंटेशन करना है, प्रस्तुतिकरण करना है। थर्ड दिया गया इसके अंदर समांगीकरण। आइए इसके बारे में आगे जानते हैं। फोर्थ दिया गया इसमें व्यवस्था संगठन। फिफ्थ दिया गया इसमें वचन व्याख्या। अब ये सब के सब जो इसके 5 पॉइंट्स बताए गए थे इनको आधार मानकर जो चक्रीय उपागम है उसको अपनाया जाता है, उसको पूरा किया जाता है, उसको लागू किया जाता है। VSW का मूल्यांकन उपागम, आइए इसके बारे में जानते हैं। अमेरिका में 1956 में यह उपागम मुख्य रूप से अधिगम उद्देश्य के आधार पर अधिगम अनुभव को VSW का मूल्यांकन उपागम, आइए इसके बारे में जानते हैं। अमेरिका में 1956 में यह उपागम बनाया गया। इसको अधिगम के उद्देश्यों को आधार मानते हुए अधिगम को प्राप्त करने के लिए उसके अधिगम से प्राप्त परिणामों के आधार माना गया है। यह मुख्य सीखने के उद्देश्य से संबंधित उपागम है। यह उपागम विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास में सहायता करता है। अब जो यह उपागम है इसके अंदर बताया गया है कि जो अधिगम है उसको आधार मानते हुए बच्चों को शिक्षा देने के लिए बात कही गई है कि विद्यार्थियों के बौद्धिक विकास के लिए किस प्रकार से सहायता प्रदान की जा सकती है। उन सभी चीज़ों को सीखने के उद्देश्य के साथ जोड़ते हुए बच्चों को
उनके लक्ष्य से संबंधित उपागमों के साथ जोड़ते हुए अधिगम को कराने की बात कही गई है। यहाँ पर किसी बालक को अधिगम को प्राप्त करने के लिए जो भी आवश्यकताएं हैं उनको प्राप्त करने के लिए और उनका परिणाम के आधार पर अधिगम को आगे बढ़ाने के लिए बात कही गई है। ये यहाँ पर बालक के सर्वांगीण विकास के साथ साथ बच्चों के बौद्धिक विकास को बहुत महत्व देता है, ये यहाँ पर बताया गया है। जानते हैं भाषा शिक्षण के उपागम, हार्वर्टीय उपागम एवं अन्य उपागम कि किस प्रकार से भाषा शिक्षण के लिए हार्वर्टीय उपागम और अन्य उपागम सहयोगी होते हैं और अपना सहयोग प्रदान करके बच्चों को भाषा शिक्षण में सहयोग प्रदान करते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। इस उपागम के द्वारा विद्यार्थियों को एक विषय को अपने तरीके से समझना होता है और अपनी सोच समझ के आधार पर ही समाधान निकालने होते हैं। अब यहाँ पर बताया कि जो विद्यार्थी है उसको अपनी समझ के अनुसार, अपनी बौद्धिक क्षमता के अनुसार ही जो विषय है उसको समझना होता है और उसके समस्या के समाधान के लिए जो अनेकों उपाय हैं उनको अपनी सोच समझ के आधार पर ही समाधान निकालना होता है कि किसी बालक को जो सॉल्यूशन है वह अपनी एबिलिटी और योग्यता के अनुसार निकालना होता है ताकि वह समस्या का समाधान सही से कर सके। आगे दिया गया है इसके अंदर, अध्यापक सहायक पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है जो विद्यार्थियों की केवल सहायता करता है। विद्यार्थी पूरी तरह से स्वतंत्र रहता है। अब आगे बताया गया इसके अंदर, विद्यार्थी सहायक एवं पथ प्रदर्शक के रूप में कार्य करता है जो विद्यार्थियों को केवल सहायता करता है। अब यहाँ पर जो एक विद्यार्थी है उसके लिए शिक्षक का जो रोल है वो बताया गया है कि वह एक सहायक के रूप में कार्य करता है। जो जैसे एक शैडो टीचर होता है वह किस प्रकार से बच्चे को एक्टिविटी करवानी है, एक्टिविटी हो रही है, उन सब चीज़ों को समझाने के लिए कार्य करता है। कि यहाँ पर जो पथ प्रदर्शक है उसके बारे में ही एक हेल्पर के रूप में अध्यापक कार्य करता है। बच्चा समय से ही अनेकों जो समस्याएं होती हैं उनका समाधान समय से ही खोजता है, ये यहाँ पर बताया गया है। आगे दिया गया इसके अंदर, विद्यार्थी पूरी तरह से स्वतंत्र रहता है। चरण होते हैं। अब यहाँ पर बताया कि जो इस विधि के द्वारा अनेकों प्रकार के जो चरण हैं उनमें से कुछ 6 चरणों का मुख्य रूप से महत्व दिया गया है जिनका प्रयोग बालक स्वतंत्र रूप से अपनी आवश्यकता और योग्यता के अनुसार कर सकता है। फर्स्ट दिया गया इसके अंदर ज्ञान, कि बच्चे को जितना भी प्रीवियस ज्ञान है उसका प्रयोग करते हुए वह समस्या का समाधान करने में सक्षम होता है। कि बच्चे की जो एबिलिटी है यहाँ पर वो सबसे इम्पोर्टेंट होती है। सेकंड दिया गया समझ, कि बच्चे का जो भी कोग्निटिव एरिया है, जो उसका बौद्धिक विकास है, वह किस हद तक हो पाया है, वह समस्या को कितना समझ पाया है। इन सभी चीज़ों को समझने के लिए बच्चे के अंदर जो समझ है, जो बौद्धिक विकास है, वह बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है बच्चे को समस्या का समाधान निकालने के लिए। थर्ड पॉइंट दिया गया इसमें उपयोग, कि किस प्रकार से जो टूल है या फिर जो इन्वायरमेंट में उपस्थित कंपोनेंट्स हैं उनका यूज़ करके बच्चे को समस्या का समाधान करना है, ये भी यहाँ पर बताया गया है। 4 पॉइंट दिया गया इसमें विश्लेषण, कि किस प्रकार से जो कंपोनेंट्स हैं उनका यूज़ करना है, उस चीज़ का विश्लेषण करना है। इन सब चीज़ों का आधार मानते हुए बच्चे को समस्या का समाधान करना है। विश्लेषण और संश्लेषण ये सभी की एक मिलीजुली एक्टिविटी होती है जिसको एक साथ प्रयोग करके बच्चा समाधान के लिए आगे बढ़ता है और जो आवश्यकता पड़ने पर एक शिक्षक से भी वह मार्गदर्शक के रूप में अपना सहयोग प्राप्त करता है। 6 दिया गया इसमें मूल्यांकन, कि जो भी बच्चे ने प्रयोग किया है, जो समस्या का कंक्लूजन निकाला है, सॉल्यूशन निकाला है, उसका मूल्यांकन वह समय से ही करेगा और इन सभी प्रक्रियाओं में बच्चा स्वतंत्र रूप से अपने आप आत्मनिर्भर बनता है और शिक्षक को मार्गदर्शक के रूप में प्राप्त करता है और समय से अपनी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रोत्साहित होता है। जो डिफरेंट अप्रोचेज एंड टेक्निक्स हैं टीचिंग हिंदी लैंग्वेज के लिए, उन सब को हम जानते हैं और इसके द्वारा हमने जाना कि किस प्रकार से हम बच्चे को हिंदी लैंग्वेज के लिए अप्रोच कर सकते हैं और उसको सहयोग प्रदान कर सकते हैं ताकि बच्चा अपने बौद्धिक क्षमता के आधार पर अपनी योग्यता को प्रयोग करते हुए शिक्षा को या हिंदी लैंग्वेज को, शिक्षण को अपना सके और आगे बढ़ सके। ये यहाँ पर अनेक प्रकार के जो उपागम्स हैं वो बताए गए हैं जिनका हम अच्छे से अध्ययन करेंगे। एग्ज़ाम के दौरान हम इन सभी उपागमों में किसी प्रकार की कोई डाउट ना रह जाए ताकि
हम इनको मिक्सअप कर दें, इसलिए हमें फिर से इन सभी चीज़ों को अच्छे से समझ लेना है। इनका जो ईयर है और जो बर्थ प्लेस है और जो स्पेसिफिक नाम है वो बताया गया है, ये मुख्य रूप से समझने योग्य है, ताकि हम डिफरेंट अप्रोचेज़ ऑफ हिंदी लैंग्वेज है उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सके और अपने डाउट्स को क्लियर करा सके।